हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको कवर करने की कोशिश करूंगी और इसके साथ साथ इसकी फुल एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उससे या कोई क्वेश्चन है उससे कोई जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से रिलेटेड है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड और कितने तरीके के जो आंसर्स है या फिर कितने तरीके की और चीज़ें जो हैं वो उसके साथ जुड़ी हुई है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, यानी जो नेट और जेआरएफ के पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं वो सभी के सभी मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगी और इसके साथ साथ मैं इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगी जो हिंदी और इंग्लिश आपका दोनों लैंग्वेज में होगा। और जुलाई 2018 के क्वेश्चन पेपर से हम शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले जो जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर था उसमें ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन था, द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिनेक्टिव वाज प्रोपाउंडेड बाय। भू अभिनति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो आप जैसा आप सभी जानते हो, भू अभिनति हो या भू सन्नति हो, ये दोनों वर्ड किससे जुड़े हैं? आपके हॉल एवं डाना से जुड़े हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो भू अभिनति की संकल्पना है उसको प्रतिपादित करने का सबसे पहला प्रयास किया था, इसलिए इनको प्रोपाउंडर ऑफ दी जियोसिनेक्टिव भी कहा जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अब भू अभिनति जो है उसको देख लेते हैं कि भू अभिनति बेसिकली होता क्या है। तो भू अभिनति जो है वो क्या होते हैं? लंबे संकरे और उथले जलीय भाग होते हैं जिनमें क्या होता है, जो तलछटे निक्षेप जो है वो जमा होते रहते हैं और जिससे उनकी तली क्या होती है, उसमें धसाव होता रहता है। यानी इस तरीके का जो आपका पार्ट मिलता है क्या कहा जाता है? भू अभिनति कहा जाता है। आपने जितने भी महासागर सुने हैं वो सभी के सभी किस पर हैं? आपकी भू अभिनतियों पर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि जितने भी नवीन वलित पर्वत हैं आपके, यानी जो आपके फोल्ड माउंटेन्स हैं, वो सारे के सारे किससे बने हैं? आपके भू अभिनतियों से बने हुए हैं। जो टैथिस सागर है वो भी एक किसका उदाहरण है? आपका भू अभिनति का उदाहरण है। और इसके साथ साथ जो यूराल भूसन्नति जो है वो भी, जो यूराल माउंटेन आप नाम सुनते हैं वो भी क्या था? पहले एक भूसन्नति था। इसके साथ साथ रॉकी माउंटेन आपने सुना होगा, यानी जो अमेरिका का रॉकीज माउंटेन है वो भी उस किस पर है? एक भूसन्नति, जो रॉकी भूसन्नति है उस पर विराजमान है। इसके साथ साथ आपका जितने भी ये जो माउंटेन्स हैं, जैसे आपका मैंने अभी एग्जांपल भी दिया, रॉकी, यूराल और हिमालय, ये सारे के सारे क्या है? भू अभिनति पर पाए जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भूसन्नति की जो संकल्पना है या भू अभिनति की जो संकल्पना है ये हॉल एवं डाना ने दी है। इसके साथ साथ उन्होंने इसको प्रोपाउंडर ऑफ द जियोसिनेक्टिव भी कहा जाता है, यानी भू अभिनति के पितामह भी इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही इस संकल्पना को देने का कार्य किया था। इसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन आता है भूसन्नति से रिलेटेड कि भूसन्नति को पर्वतों का पालना किसने कहा है? तो कोबर महोदय जो है उन्होंने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा है। द कर्डल ऑफ माउंटेन्स ये कहा है आपका कोबर ने। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अब जैसे मैंने बताया कि ये जो आपका पानी से भरा हुआ ये जो आप ओशन कह लो या एक तरीके से कह लो जलीय भाग जो है, इसको भूसन्नति कहा जाता है। अगर जियोसिनेक्टिव कहा जाता है तो इसके दोनों तरफ क्या है? तटीय भाग है। तो इस तटीय भाग को क्या कहा जाता है? इसको अग्रदेश कहा जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं फोरलैंड। ठीक है, तो ये था आपका भूसन्नति का पहला क्वेश्चन। इसके बाद ये क्या है? अगर एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है इसमें कि एक सिद्धांत के रूप में भूसन्नति की संकल्पना किसने की थी? यानी सबसे पहले जो इसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया था वो हॉल एंड डाना ने किया था, लेकिन सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट, इसको कॉन्सेप्ट रूप में जिसने इसको लाया उसमें किसका नाम आता है? आपका हॉग महोदय का इसमें नाम आता है, हॉग का। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। The term cosmography was coined and divided into uranography and geography by। तो आप सबको पता है कि हम्बोल्ट की जो रचना थी उसका नाम क्या था? कोस्मोस। ठीक है, तो कोस्मोग्राफी भी किसने कॉइन किया, या फिर कोस्मोग्राफी जो शब्द है सबसे पहले किसने यूज किया था? आपके हम्बोल्ट ने यूज किया था।
तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और उन्होंने ही यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी को विभाजित किया था। अब इसमें यूरेनोग्राफी एक शब्द है, तो ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया था हम्बोल्ट ने? ये बेसिकली हम्बोल्ट ने प्रयोग किया था जो आपका ब्रह्मांड विज्ञान है, या आप इसको खगोल विज्ञान भी कह सकते हो, उसके लिए जो ये यूरेनोग्राफी है ये सब यूज किया था। इसके साथ साथ अगर इंग्लिश में हम बोले डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी विच डील्स विद कैलेशियल बॉडीज, जो क्या करती है, वर्णनात्मक खगोल विज्ञान है जो आकाशीय पिंडों से संबंधित है, तो उसको यूरेनोग्राफी कहा। और ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी जो है वो भौतिक भूगोल तक सीमित है, क्योंकि ये जो मानते थे, जो आपके हम्बोल्ट हैं, ये मानते थे कि ज्योग्राफी जो है वो सिर्फ कहाँ तक सीमित है, आपकी जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है वहाँ तक ही सीमित है। और ये किससे संबंधित है? बेसिकली जो आपका स्थलीय भाग है उससे संबंधित है। तो आप सभी को आई होप समझ आ रहा होगा कि कोस्मोग्राफी जो है या कोस्मोस की जो रचना है वो हम्बोल्ट ने की है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो है आइस क्रिस्टल थ्योरी रिलेटेड टू प्रेसिपिटेशन वाज पोस्टुलेटेड बाय, यानी अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आइस क्रिस्टल जो सिद्धांत है वो बेसिकली किसने दिया था? आपका बर्गरान महोदय ने दिया था। ये आइस क्रिस्टल जो थ्योरी है ये बेसिकली 1993 में जो टार बर्गरान आपके एक स्कॉलर हुए हैं उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है वो था द सब्सिडेंस थ्योरी रिलेटेड टू द कोरल रीफ वाज प्रोपाउंडेड बाय, प्रवाल भित्ति से संबंधित निमज्जन जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो जो आपका निमज्जन का जो सिद्धांत है वो बेसिकली डार्विन महोदय ने दिया था। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है 1837 में सबसे पहले इन्होंने अपना निमज्जन संबंधित सिद्धांत दिया। इसके बाद में इसको 1842 में इसने क्या किया, दोबारा से इसको मॉडिफाई किया। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रपोन किया था इसने 1837 में, इसके बाद इसने 1842 में इसमें दोबारा से क्या है, इसमें संशोधन किया और इसको डार्विन का अवतलन सिद्धांत कहा जाता है। निमज्जन या फिर अवतलन सिद्धांत इसको कहा जाता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसके साथ साथ इससे जो आपका कोरल रीफ है इससे रिलेटेड और भी जो सिद्धांत है वो है, आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी जब मैं आपको बोर्ड पे जब समझाऊंगी सारी एक्सप्लेनेशन के साथ, अभी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। इसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन द, अब गुटेनबर्ग असंतता जो है वो किसके बीच पाई जाती है? तो गुटेनबर्ग असंतता जो है वो बेसिकली आपका मेंटल और कोर के बीच में पाई जाती है। तो जो आपका दूसरा जो इसमें ऑप्शन है वो ठीक होगा, प्रवार और क्रोड के बीच में क्या पाई जाती है, आपकी गुटेनबर्ग असंतता या फिर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पेन प्लेन। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, पेनी प्लेन अलग है, पेन प्लेन अलग है और पैडी प्लेन अलग है और ईच प्लेन अलग है। चार वर्ड हैं ये अलग अलग, और चारों ने अलग अलग जो आपके स्कॉलर्स हुए हैं या फिर आपके जो ज्योग्राफर्स हुए हैं उन्होंने इनको प्रपाउंड किया है। तो यहाँ पर पूछा गया है सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ पेन प्लेन वॉज प्रोपेगेटेड बाय, नदी समतल की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो आपके जो क्रिक में हुए हैं इन्होंने सबसे पहले जो आपका नदी समतल की अवधारणा उसको दिया था, या फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ पेन प्लेन इन्होंने दिया था 1933 में, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रतिपादित किया था। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है 1933। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि क्रिक में ने अपने नदी समतल की अवधारणा कब प्रतिपादित की थी, तो वो 1933 में प्रतिपादित की थी। अब इन्होंने जो ये दिया था अपना पेन प्लेन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं सारी, तो ये क्या है कि पेन प्लेन किसे कहा था उन्होंने, कि हमारी जैसे ये रिवर जा रही है, ठीक है, सपोज ये रिवर है हमारी, ये इस तरीके से, अब इस रिवर के जो किनारों से क्या है, कटाव हो रहा है, ठीक है, और कटाव होने के बाद जो
आपका जो समतल सतह जो बनाई जाती है उसको क्या कहा है, जो आपके कृकमे महोदय है उन्होंने इसको पैन प्लेन का नाम दिया है। तो पैन प्लेन में क्या होता है बेसिकली, पैन प्लेन इज अ broad and level surface created by lateral corrosion of rivers। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आपका आता है, द डायरेक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन एन इंक्लाइंड रॉक स्ट्रेटा इज टर्म्ड एज, यानी आनत सैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहा जाता है या कहा जाता है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो जो आनत सैल स्तर है वो पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है नतीलम। आप सभी को ध्यान रखना है, स्ट्राइक इसको बोला जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, स्ट्राइक होगा। अब नतीलम क्या है कि आपकी जैसे ये शैल है या फिर ये कह लो कि ये आपका माउंटेन है, ठीक है। अब यहाँ से ये क्षैतिज क्या है आपका अर्थ सरफेस, या फिर आपकी जो क्षैतिज रेखा है ये कह सकते हैं। तो अब जैसे मैं अगर ये कहूँ कि ये ऐसे इसके साथ अर्थ सरफेस के साथ क्या कर रही है, एंगल बना रही है, ये चट्टान इसके साथ ऐसे एंगल बना रही है, ये चट्टान ऐसे एंगल बना रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। जहाँ पर आपका जो चट्टान जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको नतीलम कहा जाता है, ठीक है। ये आप सभी को ध्यान रखना है कि नतीलम क्या है, यानी आपका जो नती के साथ, ये नती क्या है आपका कोण, ठीक है, आपका डीप के साथ जो 90 डिग्री का जो एंगल बनाने वाली या फिर जो 90 डिग्री के साथ जो झुकी हुई चट्टाने हैं उसको क्या कहा जाता है, नतीलम कहा जाता है। आगे इनके बारे में भी पढ़ेंगे, नती क्या है, अपनति क्या है। इसके बाद जो 8th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स is the proponent of the turbidity current theory on the origin of submarine canyons। अंतर समुद्री कैनियन के उद्गम पर आविलता धारा सिद्धांत का विद्वान प्रतिपादक कौन है। तो ये जो अभी आपका अंतर समुद्री कैनियन है इसका जो आविलता धारा सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था, आपका डैले महोदय ने प्रतिपादित किया था। और डैले ने इसको 1936 में प्रतिपादित किया था। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम इसके डैले ने कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जैसे आपका हिमानी या हिम नियंत्रण का सिद्धांत दिया, ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी, और इसके साथ साथ आपका जो थ्योरी ऑन ओरिजिन ऑफ सबमराइन कैनियंस 1936 मैंने आपको बता ही दिया है, और ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी है वो उन्होंने 1915 में प्रतिपादित की थी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद अब पूछा गया है पेटरनास्टर लेक्स आर, पेटरनास्टर झील क्या है। तो इसका जो आंसर है वो पहला वाला ठीक होगा, क्योंकि ये क्या है, हिमनदीय सोपानों पर बनी हुई झीलें हैं। लेक्स फॉर्म्ड ऑन ग्लेशियल स्टेयरवेज, जो आपकी क्या है, हिमनदीय सोपानों पर बनी हुई जो झीलें हैं उनको पेटरनास्टर झील बोला जाता है। क्योंकि ये क्या है, आपने जो पढ़ा होगा, जो आपकी हिम सोपान जो हैं उसमें क्या होता है, आपका जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से एक गड्ढा सा बन जाता है, और इस गड्ढे में क्या है, आइस जमा हो जाती है, और जब ये आइस क्या है यहाँ पे पिघल जाती है तो यहाँ पर छोटी छोटी लेक्स बन जाती है। तो इन्हीं लेक्स को क्या कहा गया है, पेटरनास्टर लेक्स कहा गया है, ठीक, पेटरनास्टर झील इनको कहा गया है। अब इन झील में क्या है, ये झील एक ऐसे लगती है जैसे कि किसी माला में पिरो दिया हो, या माला की मोती की तरह जो झील लगती है उसको भी पेटरनास्टर झील ही कहा जाता है। इनका निर्माण कौन करता है, इनका निर्माण हिम के अपरदन द्वारा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कभी ये भी पूछा जा सकता है कि पेटरनास्टर जो लेक्स हैं वो क्या है, आपका इरोजन का फैक्टर से बना है या फिर आपका जो डिपोजिशनल फैक्टर है उसकी वजह से बना है। जो पेटरनास्टर जो झील है वो बेसिकली किससे बनती है, आपकी इरोजनल फैक्टर जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, यानी जो अपरदन कारक है उसके द्वारा ये हिमनदीय जो अपरदन कारक है उसके द्वारा ये बनाई जाती है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और ये देखने में कैसे लगती है, माला में पिरोई गई हो इस तरीके की ये लगती है।